हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। दीपावली आ गई है तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दीपावली दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लासेस की। बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए हम क्लास लेकर आ रहे थे और लास्ट टॉपिक आज का अपना बच्चा है पूरी सीरीज़ के अंदर। ठीक है, हमने लगभग 10 अध्याय कर लिए हैं और लगभग आज का जो अध्याय अपना 11वां यानी कि एम.एन. रॉय। ठीक है, 11वां अध्याय आज हम पढ़ने वाले हैं और लास्ट का ये अध्याय है। इसके बाद में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो छोटे से हैं, ज़्यादा नहीं है, 5-10% उत्तर होंगे। ठीक है, जिनसे प्रश्न बनते हैं। तो 2 वीडियो इसकी आएंगी और साथ में लास्ट का वीडियो होगा आपके लिए मास्टर वीडियो। पूरे सिलेबस, पूरे जितने भी अध्याय है सब का एक साथ आपको रिवीजन करवा दिया जाएगा। उसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जल्द वो वीडियो आने वाला है और हो सकता है बाद में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल पर उपलब्ध होगा, तो उसको आप देख लीजिए, चाहे आप अध्यायवार वीडियो देखें या ना देखें। एम.एन. रॉय के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये तस्वीर है एम.एन. रॉय की। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं एम.एन. रॉय के बारे में। देखिए, मानवेंद्र नाथ रॉय भारत के स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रवादी क्रांतिकारी तथा विश्व प्रसिद्ध राजनीतिक सिद्धांतकार थे। तो ये एम.एन. रॉय की तस्वीर है। ठीक है, ये स्वतंत्रता संग्राम के एक राष्ट्रवादी नेता थे, जैसे बाकी नेता थे ना, जैसे महात्मा गांधी वगैरह, तिलक वगैरह, उस प्रकार के ये नेता थे। और विश्व प्रसिद्ध राजनीतिक सिद्धांतकार थे। तो राजनीतिक सिद्धांतकार थे तभी तो हम इनके विचार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उनका मूल नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य किनका मूल नाम था? एम.एन. रॉय का। वह मैक्सिको और भारत दोनों के ही कम्युनिस्ट पार्टियों के संस्थापक थे। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी भारत की और मैक्सिको की, दोनों के ये संस्थापक माने जाते थे। वह कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की, कांग्रेस की प्रतिनिधिमंडल में भी सम्मिलित थे। ठीक है, तो ये एम.एन. रॉय का एक छोटा सा परिचय हमने देख लिया। अब हम देखते हैं डायरेक्ट प्रश्न उत्तर। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि राष्ट्रवाद पर एम.एन. रॉय के विचार बताइए। ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे। राष्ट्रवाद पर गांधी जी के विचार बताइए, राष्ट्रवाद पर नेहरू के विचार बताइए, राष्ट्रवाद पर एम.एन. रॉय के विचार बताइए। तो ठीक है, आप जो आधुनिक इतिहासकार, जो आधुनिक चिंतक देख रहे हैं, तो उन पर आपको उनके ज़्यादातर विचार ऐसे पूछ जाएंगे कि राष्ट्रवाद पर, शिक्षा पर, नारियों के विचार, ठीक, नारियों पर उनके विचार। और जो पुराने जो चिंतक है, दार्शनिक है, जैसे प्लूटो, अरस्तु, शुक्राचार्य, उनके राज्य के संबंधित विचार बताइए। ठीक है, तो उस प्रकार की चीज़ें वो पूछे जाएंगी। ठीक है, तो आपको प्रश्नों का पैटर्न पता होना चाहिए। उसका भी मैं डेडिकेटेड वैसे वीडियो लेकर आने वाला हूँ। चलिए, तो एम.एन. रॉय का राष्ट्रवाद पर क्या विचार था? देखिए, रॉय के अनुसार राष्ट्रवाद एक संकीर्ण और प्रतिक्रियावादी विचारधारा है। उनका मानना है कि राष्ट्रवाद मानवता का राष्ट्रों की भौगोलिक सीमाओं में विभाजन करके मानव मात्र के मध्य प्रेम और सद्भाव के सार्वभौम आदर्श की मूर्ति में बाधक होता है। यानी कि ये राष्ट्रवाद की मतलब संकीर्ण और प्रतिक्रियावादी विचारधारा ही, मतलब राष्ट्रवाद एक ये मतलब राष्ट्रवाद को एक बंधन मानते थे कि ये बंधन है। बंधन किनका है? राष्ट्रवाद मानवता का, राष्ट्रों की भौगोलिक सीमा में। भाई, हम मानव, पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो एक मानव ही है, वो एक इंसान ही है। तो अगर हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो राष्ट्रवाद उनको एक भौगोलिक सीमाओं में बांध देता है। जैसे भारत को अलग राष्ट्र हो गया, अमेरिका अलग, चाइना अलग, पाकिस्तान अलग, तो ये भौगोलिक सीमाएं हो गई। ठीक है, एक देश की। तो इससे क्या है कि अलग अलग देश का अलग अलग राष्ट्रवाद हो जाता है। तो जो मानवता का जो राष्ट्रों की भौगोलिक सीमा में विभाजन करके ये मानवता को, इंसानियत को भौगोलिक सीमा में बांध देता है। कौन? राष्ट्रवाद। विभाजन करके मानव मात्र के मध्य प्रेम और सद्भाव के सार्वभौम आदर्श की मूर्ति में बाधक होता है। ठीक है, तो हम सभी लोग जानते हैं इस प्रकार की, ये बिल्कुल इनके विचार एकदम सटीक बैठते हैं कि भाई अगर भौगोलिक सीमाओं में हम राष्ट्रवाद को बांध देते हैं तो हम दूसरे जो राष्ट्र होता है उनके प्रति हमारे विचार अलग दृष्टिकोण हो जाता है, अलग विचार हो जाते हैं। जैसे हम दूसरे देश से जो घृणा करने लग जाते हैं, उनके विचार हमारे लिए जो है वो अलग तरह से होते हैं। ठीक है, तो ये इनका राष्ट्रवाद पर विचार था। ठीक है ना, बाकी सब पर तो राष्ट्रवाद के अलग अलग विचार थे। जैसे नेहरू ने अलग बताया, गांधी जी ने अलग बताया, तो उनके विचार थोड़े राष्ट्र प्रेम के प्रति, राष्ट्र प्रेम कि भाई राष्ट्र देश सबसे ज़्यादा होना चाहिए, उदारवादी वो व्यक्ति थे। मगर राष्ट्रवाद जो प्रतिक्रियावादी जो विचारधारा है वो एम.एन. रॉय की रही है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, एम.एन. रॉय की किन्हीं 4 पुस्तकों के नाम। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ, कह रहा हूँ बार बार कि जितने भी आपको पुस्तकों के नाम, कहीं से भी कोई भी प्रश्न आपको पुस्तकों से समझ दिख जाए, उनको तो आपको रट लेना है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि एम.एन. रॉय की कौन सी पुस्तक है, उनके नाम आपको बताने। द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। तो देखिए, इनकी सोच इसी प्रकार की थी कि भाई प्रॉब्लम और ये जो नेगेटिव प्रकार के जो इंडिया थे, तो उस प्रकार की ये चीज़ें सोच रहे थे, मतलब ये नेगेटिव चीज़ों के अंदर चिंतन ज़्यादा कर रहे थे, तो प्रॉब्लम वाली चीज़ लिख दी।
बाकी लोग तो जैसे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू ने लिखी, ठीक है, सत्य की खोज वो महात्मा गांधी ने लिखी, लेकिन इनकी विचारधारा ही ऐसी है कि ये नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे थे। तो द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, इंडिया इन ट्रांजिशन, इंडिया ट्रांजिशन का मतलब जब भारत पाकिस्तान आज़ाद हो गया था उनके बीच ये किताब लिखी गई थी। मटेरियलिज्म, न्यू ओरिएंटेशन, ये इनकी 4 पुस्तकें हैं। आपको ऐसे कैसे इनको रट लेना है, ठीक है। आपसे डायरेक्ट नाम ही पूछेगा इनका, ऐसा नहीं पूछेगा कि कब लिखी गई, किसने लिखी, कहाँ। हाँ, किसने लिखी तो वो तो पूछेगा ही, क्यों, एम एन रॉय द्वारा लिखी थे। तो आपको ये नाम जो है उसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको किताबों के बारे में नहीं पढ़नी है, बस इतना ध्यान रखना कि किसने लिखी है और ये किस लेखक की है, मतलब किसने लिखी, डायरेक्ट यही प्रश्न बन जाता है। आगे का प्रश्न देखिए। वैसे मैं आपको एक चीज़ कहने वाला था कि ये जो PDF है पूरे इसके अंदर सारे के सारे चैप्टर इंक्लूड है, ठीक है। ये पूरी जो PDF 78 पेजों की है, यानी 75 पेज मैक्सिमम है, 75 पेज, बाकी 1-2 पेज इधर उधर होंगे इमेज वगैरह से। तो ये PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सारे अध्याय आपको इसमें शामिल मिलेंगे, ठीक है। टेलीग्राम पर तो मैं आपको अलग अलग चैप्टर की अलग अलग PDF दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं, मगर आप इस PDF को कंपाइल चाहते हैं, एक साथ चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप खरीद सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फीस मैंने आपके लिए रखी है, ठीक है, ज़्यादा फीस आपके लिए नहीं रखी है। तो इससे मेरा भी सपोर्ट हो जाएगा और आपको भी फ़ायदा मिल जाएगा। बड़ी अच्छी और इम्पोर्टेंट पर्सन ही इसमें शामिल है, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए। एम एन रॉय द्वारा प्रतिपादित नव मानववाद की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। नव मानववाद वेरी इंपॉर्टेंट है, नव मानववाद वाली चीज़, ठीक है। ये नव मानववाद, पुनर्जागरण, ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं, उन्हीं से संबंधित प्रश्न बनते हैं। एक विचारधारा के रूप में मानववाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वायत्तता में विश्वास करता है और उसे ही व्यवस्था का केंद्र बिंदु बनाना चाहता है। मानववाद का मतलब बेसिकली आप शॉर्ट में ये समझ सकते हैं कि इंसानों को केंद्र में रखते हैं, मतलब इंसानों के ऊपर ही सारी चीज़ें, ये थ्योरी बेस्ड होती है कि इंसानों का भला किस प्रकार होगा। यानी कि मानववाद व्यक्ति की स्वतंत्रता, भाई आदमी स्वतंत्र होना चाहिए, स्वायत्तता, उसके पास सारे अधिकार होने चाहिए। मानववाद की अवधारणा आई कहाँ से? पुनर्जागरण के बाद में मानववाद की अवधारणा है। जैसे मैंने आपको बताया ना, आपको पुनर्जागरण, मानववाद, ठीक है। तो इस प्रकार की ये जो शब्दावली है वो आपको ज़्यादा बेस्ट, ये जो फाइनल ईयर जब आप आएगा फाइनल ईयर के अंदर, वहाँ पे आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फाइनल ईयर के अंदर आपको एक पेपर लगेगा राजनीति का, विश्व का इतिहास, तो उनमें ये सब सारी चीज़ें आपको क्लियर समझा दी जाएगी, ठीक है। वैसे आपको अभी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मानववाद का मैं आपको बेसिक अर्थ बता देता हूँ कि मानववाद का मतलब ये होता है, पहले मानववाद से पहले क्या होता था कि ईश्वर को केंद्र बिंदु माना जाता था, कि जो ब्रिटिश, जो यूरोपीय कंट्रीज़ थी, वहाँ पे क्या होता था, ईसाइयों का राज चल रहा था। पर ईसाई जो पादरी होते थे ना, जो चर्च के अंदर जो पुजारी होते हैं उनको पादरी बोला जाता है, तो उन पादरियों का जो है शासन रहता था, तो वो जैसा कहते थे वैसा ही सब लोग, जनता वगैरह करती थी। तो भाई अगर पादरियों ने कह दिया कि ये चीज़ गलत है तो वो गलत ही मान ली जाती, ये चीज़ ऐसा करना तो ऐसी मान जाती थी। यानी कि सोच समझने की क्षमता या फिर कुछ भी उनके द्वारा विरोध नहीं होता था, जैसा वो कहते वैसा करना पड़ता था। लेकिन मानववाद की जब अवधारणा आई तो इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वायत्तता में विश्वास होने लग गया। यानी कि अब व्यक्ति, भाई कोई भी चीज़ गलत है तो क्यों है, कोई भी चीज़ सही है तो क्यों है, इस प्रकार के सवाल वगैरह उठने लगे, और जो व्यक्तियों की भलाई है, आदमी की भलाई, उसके बारे में ज़्यादा चिंतन किया जाने लग गया था। तो इसे ही मानववाद कहते हैं। यानी कि मानव को व्यवस्था का केंद्र बिंदु माना जाता है मानववाद के अंदर, ठीक है, नव मानववाद के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगठित लोकतंत्र पर एम एन रॉय के विचार, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संगठित लोकतंत्र पर देखिए, यह उदाहरण विकेंद्रीकरण और राजनीतिक दलों की समाप्ति पर आधारित है। इसमें जन समितियों के रूप में, जल नहीं है ये, जन समितियों के रूप में संगठित स्थानीय लोकतंत्र की वकालत की गई है। यानी कि विकेंद्रीकरण और राजनीतिक दलों की समाप्ति, विकेंद्रीकरण का मतलब जो केंद्र है उसको समाप्त करने की बात कही है। जैसे अभी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे मोदी सरकार, तो जो विकेंद्रीकरण है, यानी कि जो सारी पावर है वो केंद्र के पास नहीं होनी चाहिए, वो पावर कहाँ पे होनी चाहिए, जन समितियों के पास होनी चाहिए। जन समितियाँ जैसे लोगों की ग्राम पंचायत, उस प्रकार की ग्राम पंचायत स्तर की तरफ होनी चाहिए, मतलब छोटे लेवल पर जो है लोकतंत्र होना चाहिए, ऐसा एम एन रॉय का विचार है। ऐसे गांधी जी के और एम एन रॉय का आप मान सकते हैं कि विचार सिमिलर ही है, ठीक है ना। लोकतंत्र के बारे में गांधी जी भी बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं। वो भी विकेंद्रीकरण, यानी लोग जो सत्ता का केंद्रीकरण है उसका विरोध कर रहे थे, और राजनीतिक दलों का विरोध भी गांधी जी ने किया था, आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब प्रश्न आपसे घुमा कर अगर पूछेगा तो पूछ लेगा कि लोकतंत्र पर गांधी जी और एम एन रॉय के विचारों का दोनों का संयुक्त रूप से आपको करना है, वर्णन करना है या व्याख्या करनी है, या फिर आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए दोनों का, ठीक है। तो इस प्रकार भी पूछ लेते हैं, या पूछ लेगा एम एन रॉय और गांधी जी के विचारों में क्या समानता थी, तो समानता तो लोकतंत्र पर थी। इस प्रकार प्रश्न बनाने वाला कैसे भी बना सकता है, आपको उत्तर देना चाहिए, देना आना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए आपको थोड़ा समझ के पढ़ना है। लोकतंत्र के प्रति एम एन रॉय का क्या दृष्टिकोण है? अब लोकतंत्र के प्रति वही अभी जैसे हमने पढ़ा, वो तो संगठित लोकतंत्र था, ये लोकतंत्र था, ठीक है ना। तो दीपावली के पटाखे छूटते जा रहे हैं, ठीक है ना, अभी छोड़ना ध्यान से।
तो संगठित लोकतंत्र पर एम एन रॉय का विचार ये था कि रॉय के अनुसार दल विहीन लोकतंत्र ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, कि नहीं ही है। दल विहीन यानी दलों के बिना पार्टी नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र के अंदर, वही सच में लोकतंत्र। अगर पार्टीबाजी हो गई लोकतंत्र में तो वो वास्तविक लोकतंत्र नहीं है। एम एन रॉय का ऐसा विचार है, क्योंकि इस व्यवस्था में शक्ति जनता का आयतन रहेगी, मतलब जो जनता है उसके पास सारी पावर होगी। अभी तो जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके हिसाब से सारी चीज़ें चलती है। जैसे अभी भाई कांग्रेस के अंदर आपको पता है कि कौन जो है डिसीजन लेता है, बीजेपी में कौन लेता है, सारी पार्टियों में आपको पता है ना। वैसे अगर जनता के पास शक्ति होगी तो उसका केंद्र बिंदु जनता ही रहेगी और जनता ही शासन कार्य में भाग लेकर इसका नियंत्रण करेगी। तो उन्होंने वर्तमान लोकतंत्र में केंद्रीय सत्ता के स्वरूप को मानव विकास के मार्ग की भारी बाधा घोषित किया है कि भाई जो भी लोकतंत्र का वर्तमान रूप चल रहा है सारे देशों में, भारत की बात नहीं, सारे देशों के अंदर जितने भी कंट्रीज है इंटरनेशनल लेवल पर भी, तो उसमें जो लोकतंत्र में केंद्रीय सत्ता के स्वरूप को मानव विकास के मार्ग में बाधा बता रहा है कि भाई ये जो मानव का विकास उसमें बाधा साबित हो रही है, ठीक है ना। वह समाज के मूलभूत पुनर्गठन की आवश्यकता बताते हुए केंद्रीकरण पर बल देते हैं। केंद्रीकरण किसका? लोगों का केंद्रीकरण होना चाहिए, सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। इस प्रकार रॉय का संगठित लोकतंत्र प्रत्यक्ष और विकेंद्रीकृत लोकतंत्र था, विकेंद्रीकृत, ठीक है ना, जिसमें रॉय ने राजनीतिक दलों के लिए कोई स्थान नहीं रखा था। यानी राजनीतिक जो पार्टियां हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनको कोई स्थान इन्होंने नहीं दिया है। रॉय ने बताया कि छोटे छोटे सहकारी संगठनों के द्वारा आधुनिक राज्य में यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित किया जा सकता है। इस व्यवस्था में शक्ति जनता के हाथों में होगी और जनता के शासन का निरीक्षण भी करेगी। वह जनता के पास ही सारे पावर होंगे तो वो जनता अपने आप कामों के खुद ही निरीक्षण कर लेगी, ठीक है। पार्टी का इन्होंने कोई भी जुमला यहाँ पर नहीं रखा कि पार्टी तो होगी नहीं। एम एन रॉय की मानवतावाद की धारणा स्पष्ट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एम एन रॉय के ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, नव मानवतावाद, संगठित लोकतंत्र और ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न। रॉय ने अपने दर्शन का केंद्र बिंदु व्यक्ति को माना है, यानी कि ये जो भी चीज़ें बता रहे हैं हमको, ये व्यक्ति के आसपास, इंसान के आसपास ही बता रहे हैं। यानी इंसान कैसे मतलब उसके अधिकार कैसे सुरक्षित होंगे, उस प्रकार की चीज़ें, मतलब केंद्र बिंदु इनका व्यक्ति है, मानव है। मानवतावाद व्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्ति का आंदोलन है। राज्य के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता की सभी राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं साधन के रूप में कार्य करती है। स्वतंत्र व्यक्ति न्यायप्रिय समाज को मुख्य आधार प्रदान कर सकता है। राज्य का दर्शन आर्थिक स्वतंत्रता की तुलना में बौद्धिक स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानता है और इनके दर्शन यह है कि मानता है कि मनुष्य स्वभाव से विवेकपूर्ण है। राय के अनुसार मानवतावादी दर्शन का कोई मूल्य नहीं रह जाता यदि व्यक्ति नैतिकता विहीन के नव मानववादी दर्शन का आधारभूत सिद्धांत है। यानी कि जो एम एन रॉय के जो नव मानवतावाद का सिद्धांत यही है कि जो अगर व्यक्ति राज्य का मतलब जो केंद्र होता है, राज्य होता है, सरकारें होती हैं, पार्टीज वगैरह होती है, तो उसमें जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है और राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं वो साधन के रूप में काम करती है। मतलब जो व्यक्ति होगा राज्य के रूप में, वो साधन के रूप में काम करता है, न कि एक लोकतंत्र के रूप में। तो उसमें लोकतंत्र जो है वो संगठित नहीं रह पाता, उसमें सत्ता का केंद्रीकरण हो जाने से व्यक्ति के अधिकार वगैरह सुरक्षित नहीं रह पाते हैं। तो ये इस प्रकार की बातें करते हैं कि भाई राज्य का दर्शन आर्थिक स्वतंत्रता की तुलना में बौद्धिक स्वतंत्रता का सर्वोपरि मानता है। वो आर्थिक मानव की जो आर्थिक स्वतंत्रता है, उसके अधिकार, उसको वो ज़्यादा स्वतंत्रता महत्व नहीं देता, ठीक है ना। तो ये उसके विचार थे नव मानवतावाद के ऊपर एम एन रॉय के। अब गांधीवाद की क्यों आलोचना की, ठीक है ना। वैसे तो गांधी जी के जो विचार है और एम एन रॉय के विचार है लोकतंत्र पर सिमिलर से ये एक जैसे है, मगर फिर भी प्रश्न मैंने अभी से आपको बताया ना कि उनकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए या फिर उनकी समानता क्या थी, वो भी प्रश्न बनाने वाला कैसे बना सकता। तो एक प्रश्न ये रहा कि एम एन रॉय ने गांधीवाद की आलोचना क्या की, मतलब क्या आलोचना की उन्होंने। भाई गांधी जी की कौन सी चीज़ें उनसे भिन्न थी। जो एम एन रॉय ने राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान को स्वीकार किया, तथापि गांधीवाद के मूलभूत सिद्धांतों के वे आलोचक बने रहे। यानी वो राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी को सपोर्ट करते थे, मगर उनके गांधीवादी सिद्धांत है उनको वो आलोचक बने रहे, मतलब उनकी आलोचना करते रहे, विरोधी बने रहे। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी का योगदान स्वीकार करके भी रॉय ने चिंतन और आंदोलन की गांधीवादी शैली के प्रति गंभीर चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा कि गांधी ऐसी प्रतिक्रियावादी और गैर क्रांतिकारी था। उन्होंने मतलब गांधी जी प्रतिक्रियावादी था, भाई जैसे पहले तुम काम करो फिर हम उसका काम करेंगे। गांधी जी वैसे तो प्रतिक्रियावादी थे, भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन की तुम मुझे ऑर्डर दो, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं। डायरेक्ट जो ये बाकी जो दार्शनिक वगैरह थे, जो क्रांतिकारी थे, वो तो डायरेक्ट आंदोलन पर उतारू हो गए थे कि भाई हमें तो आंदोलन करके स्वतंत्रता ले लेंगे। मगर गांधी जी क्या चाहते थे, गांधी जी हर फैसला ऐसा ही करते थे कि भाई पहले अंग्रेज कोई काम करेंगे, हम उसका विरोध कर देंगे। तो हम उनका विरोध करने का इंतजार, मतलब उनके काम करने का इंतजार क्यों कर रहे हैं। तो ये इनकी प्रतिक्रियावादी और गैर क्रांतिकारी था गांधी जी। तो उन्होंने गांधी को ऐसी प्रतिक्रियावादी शक्तियों का सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीक माना जो कि उदार
बुजुर्ग राष्ट्रवाद में अंतर्निहित क्रांतिकारी प्रवृत्तियों को दबाकर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहती थी, ठीक है ना। तो बेसिकली यही मतलब है कि गांधी जी की जो प्रतिक्रियावादी गांधीवादी जो सोच थी, प्रतिक्रियावादी और गैर क्रांतिकारी, गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, लेकिन ये अहिंसा में ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। ये इन दोनों की इन्होंने आलोचना की है, गैर क्रांतिकारी और प्रतिक्रियावादी सिद्धांत की, ठीक है ना। अभी देखते हैं कितने परसेंट रहे हैं, अभी 3% आपके लिए और बचे हैं। चलिए देख लेते हैं। एम.एन. रॉय ने संसदीय प्रजातंत्र में दल व्यवस्था का किस प्रकार विरोध किया। हमने पढ़ लिया ना कि दल व्यवस्था का इन्होंने, पार्टीबाजी का जो है इन्होंने विरोध किया। तो उन्होंने आरोप लगाया कि दलों का संगठन ही जनता को प्रभावी बनाने अथवा जनता की गरिमा व अधिकारों की रक्षा करने की अपेक्षा सत्ता पर कब्जा करने के उद्देश्य से प्रेरित होता है। बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल सत्य बात कही है कि जो पार्टी होती है वो लोगों की भलाई से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। वो केवल अपनी जो है इलेक्शन में जीतना कैसे, सत्ता में कैसे काबिज होना है, उनसे ही वो केवल उनका एक लक्ष्य होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इन दार्शनिकों को देख पढ़ते हैं, इनकी सोच देखिए कैसी है। ये तब सोच के ये सब तब ये चीज़ें बता के गए थे और आज हम ये पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल सत्य ये हमारे सामने प्रतीत होते दिख रही है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को पढ़ाया जाता था कि हम जो है राजनीति, अगर आपने सब्जेक्ट लिया है तो हमें राजनीति की जो पूरी चीज़ें हैं वो हमें समझ में आ जाए, हमें समझने में आसानी होती है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें ये चीज़ें पढ़ाई जाती है। आप इनको बोरिंग सब्जेक्ट की तरह ना पढ़े, इनको आप इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की तरह पढ़े तो आपको समझ में भी अच्छा आएगा, आप एग्ज़ाम में भी अच्छे से लिख पाओगे। अगर आपको खुद को समझ में नहीं आएगा, रट के जाओगे और ऐसे आपको उबाऊ सब्जेक्ट लगेगा तो आप एग्ज़ाम में टिप पे ही मार के आओगे। इससे अच्छा आप समझो उन चीज़ों को कि आखिर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्या आखिर कहना चाहते हैं ये अगले वाले। तो ये सत्ता पर काबिज होने के उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। राय का कहते हैं कि संसदीय प्रजातंत्र में राजनीतिक दल बहुमत जुटाने के लिए कैसे भी हथकंडे अपना लेते हैं। तो हम सब लोग देखते हैं, जैसा मैंने कहा ना कि आजकल बिल्कुल सच साबित हो रहे हैं। अब जैसे कि किसी बीजेपी की बात कर लेते हैं, आप बुरा मत मानना, चाहे सपोर्टर आप चाहे किसी भी, कांग्रेस ने भी जब कांग्रेस का राज था तब भी वो पार्टीबाजी ऐसे ही करती थी। वो दूसरे जो दल होते हैं उनकी सरकार को घेरा देती थी। राजस्थान में भी कई बार हुए, जब शुरुआत के अंदर राजस्थान के अंदर पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे राजस्थान के, टीकाराम पालीवाल जब पहले जो मुख्यमंत्री बने थे राजस्थान के, तो कांग्रेस ने उनको हटा दिया था, आपको पता है। और फिर इलेक्शन करवाया और जो मुख्यमंत्री बने हीरालाल शास्त्री शायद, तो उनको वो बनवाया था, ठीक है ना। तो हीरालाल शास्त्री पहले तो वो जब लोग जो चुनाव नहीं हुए थे तो हीरालाल शास्त्री को बिठा दिया, और जब चुनाव हुए राजस्थान में पहली बार स्वतंत्र चुनाव हुए ना, तब टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री बने थे। तब कांग्रेस ने भी ठीक वैसे ही उसको हटा दिया, जैसे आजकल बीजेपी कर रही है बाकी स्टेट्स के अंदर, कैसे दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर वो वगैरह हथकंडे बना रही थी, ठीक है ना। तो सब पार्टियाँ एक जैसी होती है। आप ऐसा मत समझना कि मैं बीजेपी का पक्ष ले रहा हूँ, कांग्रेस का पक्ष ले रहा हूँ। सब पार्टियों की बात है, वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है कोई सी भी पार्टी, ठीक है ना। तो बिल्कुल एम.एन. रॉय ने सच कहा है कि राजनीतिक दल बहुमत जुटाने के लिए कैसे भी हथकंडे अपना लेते हैं। परिणाम यह होता है कि जनमत व जागृति के सार्थक उपकरण बनने की अपेक्षा सत्ता की अंधी दौड़ में भाग ले रहे सहभाग बन जाते हैं। यानी कि अब जनता ने किस पार्टी को चुनना है, वो किस पार्टी को पसंद करते हैं, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। अब जैसे एमपी की बात कर लेते हैं, एमपी में जब राजस्थान के साथ में चुनाव हुए थे 2018-19 के अंदर, तब वहाँ पर भी कांग्रेस की 109 सीट आई थी। अब बीजेपी ने उनको गिरा कर जो है अपनी सरकार बना ली। उनके शायद 113 सीट आई थी एमपी के अंदर बीजेपी की, और कांग्रेस की और 109 सीट आई थी किसकी, इसकी बीजेपी की, ठीक है ना। तो जो बीजेपी वाले थे उन्होंने क्या किया कि जो इनके साथ में थे बहुमत वाले, इनमें एक दो नेता को खरीद लिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, और इनके साथ मिला लिया, तो बहुमत इनके पास हो गया। अब जनता ने किसको वोट दिया, जनता का भाई, जो जनता जिस पार्टी को पसंद करती थी उनका तो भाई जो वोट है वो आया ही नहीं था। तो इस प्रकार ये लोकतंत्र का भी एक तरह से आप कह सकते हो अपमान है। जनमत की जागृति के लिए सार्थक उपकरण बनने की अपेक्षा सत्ता की अंधी दौड़ में भाग ले रहे सहभाग बन जाते हैं। संसदीय क्षेत्र में जनसाधारण के हितों की उपेक्षा होती है। बिल्कुल, तो फिर हम जैसे जो पब्लिक है, पब्लिक है, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। उनको बस चुनाव चुनाव चुनाव, बहुमत 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 और जीत जीत जीत, यही चीज़ें दिखती है पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है ना। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी का इन्होंने जो है प्रजातंत्र व्यवस्था का, दल व्यवस्था का इन्होंने इस प्रकार से विरोध किया, ठीक है ना। एम.एन. रॉय ने विकेंद्रीकृत लोकतांत्रिक प्रणाली का समर्थन क्यों किया। विकेंद्रीकृत लोकतंत्र प्रणाली, अब राय के अनुसार विकेंद्रीकृत लोकतंत्र प्रणाली भारत के शासन के अधिकतम कार्यों में व्यक्ति की प्रत्यक्ष भागीदारी पर आधारित होती है, जिसमें भाई जनता का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा, जनता डायरेक्ट रूप से फैसले करेगी। तो इसलिए इन्होंने जो है इसका समर्थन किया। इस व्यवस्था में वर्तमान संसदीय प्रणालियों के औपचारिक निकायों की अपेक्षा जो औपचारिक निकाय है, जैसे चुनाव आयोग और भी कौन से यहाँ पे न्यायपालिका, डिंकड़ पुंचड़, बहुत सारे अधिकार जो क्या कहते हैं उसको, जो बहुत सारी संगठन है, जो निकाय है, चुनाव आयोग की तरह बहुत सारे ऐसे स्वतंत्र निकाय हैं, तो वो औपचारिक रूप से हैं, ठीक है ना। राजनीतिक प्रणाली को छोटे सरकारी समुदायों को एक श्रृंखला के रूप में संगठित किया जाएगा।
इस प्रणाली में वास्तविक राजनीतिक शक्ति राष्ट्रीय स्तर पर संगठित सरकार अथवा प्रांतीय सरकारों में नहीं, अपितु व्यापक तौर पर स्थानीय, ताल्लुक और जिला स्तर पर संगठित जन समितियों में निहित होगी। यानी फिलहाल का जो लोकतंत्र है उसके अंदर जो केंद्रीकृत सत्ता है, लेकिन ये विकेंद्रीकृत का मतलब है कि जो सत्ता है वो छोटे लेवल पर होगी, ग्रामीण स्तर पर या फिर तहसील स्तर पर मैक्सिमम, या जिला स्तर पर लास्ट इतना ही। फिर राज्य और केंद्र की तो इसमें बात ही नहीं की। तो विकेंद्रीकरण का मतलब यही होता है कि जनता के अंदर सारी पावर होगी। तो आज का लास्ट पर्सन हम देख लेते हैं, ठीक है ना। एम.एन. रॉय का सहकारी समाजवाद समझाइए। इंपॉर्टेंट पर्सन है सहकारी समाजवाद। एम.एन. रॉय के ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, लोकतांत्रिक समाजवाद, सहकारी समाजवाद, मानवतावाद, ठीक है ना, परिभाषाओं से संबंधित। तो राय के सहकारी समाजवाद में सहयोग और विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया है। सहयोग किसका? जनता का एक दूसरे का, ठीक है ना। विकेंद्रीकरण जिसमें जनता को पावर होगी। राय के अनुसार सहकारी अर्थव्यवस्था के दो प्रेरक तत्व होते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मूल प्रयोजन जनता के लिए भोजन वस्त्र को सुनिश्चित करता है, और दूसरा है कि आर्थिक नियोजन संसाधनों की उपलब्ध की सीमाओं को देखते हुए ही किया जाना चाहिए। रॉय ने सुझाव दिया कि अर्थव्यवस्था को उपभोक्ताओं और उत्पादकों के सहकारी संघ के रूप में संगठित किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एम.एन. रॉय के सहकारी समाजवाद पर भी विचार थे, ठीक है। तो अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप परचेज कर लेना। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। मास्टर वीडियो जल्द आने वाला है, चैनल पर बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को कीजिए। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।